बड़ा अहम मौजू है सर। मुझे ये लगता है कि हॉकी की तरह अब क्रिकेट भी उसी मैदान के अंदर जाने वाली है कि जहाँ ग्राउंड में हम देखेंगे शायद विकेटें लगाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, और ऐसा सुना है बाज़ जगह पे हुआ भी है। शुएब साहब, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ये फरमा दें कि बाबर आजम साहब अब फारिग हो चुके हैं, तो क्या अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा भाई शुएब जट खुश है और सुकून में है? कैसे देखें, मैं और आप जो हैं, हमारा काम जो है वो आवाज़ उठाना है इनजस्टिस के खिलाफ, और हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, ना आपका कोई एजेंडा होता होगा। आप इतने पॉलिटिकल शोज करते हैं, जब किसी सियासी पार्टी पे तनकीद करते हैं तो उसका मकसद जो है इस्लाह होता है, और जब कोई इस्लाह कर लेता है तो फिर आप उसकी तारीफ करते हैं। हमारा किसी से कोई जो है वो जायदाद का झगड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो बाबर आजम पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के एक अच्छे खिलाड़ी हैं और सब उनको कदर की निगाह से देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबर आजम का क्रिकेट का करियर जो है उसमें अगर एक ब्रेक आ जाए या वो हो जाए तो उस पर मुझे खुशी होगी। मुझे अफसोस है, मुझे इस बात का अफसोस है कि एक टैलेंटेड खिलाड़ी अपने टैलेंट के साथ इंसाफ ना कर सका, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अफसोस है। और वो जो कर सकता था वो उसने नहीं किया। सब देखें, बाबर जितना बड़ा खिलाड़ी था, जितना उसको अल्लाह ने टैलेंट दिया था, अगर वो अपनी तवज्जो क्रिकेट पे मरकूज रखता, अगर वो दोस्तियां यारियां और ये सारे मामलों में ना जो है वो उलझा रहता, तो यकीनी तौर पे आज बाबर के बल्ले से इतने रन बने होते कि बाबर ग्रेट्स में शुमार होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि आज बाबर को जो है वो सिर्फ पाकिस्तान टीम से नहीं हाथ धोना पड़ा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ गया। लेकिन इन सब के बीच में एक बात यह है कि बाबर वापस आ रहा है। वापस आने से क्या मुराद है आपकी? परफॉर्मेंस के नतीजे में वापस आ रहा है या पॉलिटिकल प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर से मेरी मुराद ये है कि जो मेरे जैसे लोग जो बाबर को पसंद करते हैं उनकी जो है वो कैंपेनिंग के ऊपर कोई वापस आ रहा है। देखिए, परफॉर्मेंस पे क्या, परफॉर्मेंस कहाँ पे दिखाएंगे? उन्होंने एक क्लब मैच खेलना है, आजकल में शायद वो लाहौर में एक क्लब मैच खेलेंगे, तो उसके अलावा तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके उन्होंने खेलना और वो वापस आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि अंडर द लाइन, आप खुद ही समझ लें। अच्छा, ठीक हो गया। मैं रऊफ भाई के साथ ज़रा थोड़ी चिट चैट कर लूँ। मैं शुएब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि हम हॉकी के मैदानों की तरह क्रिकेट में भी अब उसी तरह की वीरानी आने वाली है? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि हॉकी का सवाल आपने अपनी आंखों से देखा भी और रिपोर्ट भी किया। आप जितनी भी रिपोर्टिंग है उसमें आप हॉकी के हवाले से भी बातचीत करते रहें। रऊफ साहब, शुएब जट साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि बाबर आजम को परफॉर्म करना चाहिए था, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से हमेशा वो पॉजिटिव रहे हैं और तनकीद भी परफॉर्म ना करने पे है, तो आप समझते हैं कि बाबर के अंदर इतना टैलेंट मौजूद था कि अगर वो अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी से दूर रखता तो शायद अजीम बल्लेबाज बन पाता? देखिए, मेरा तो शुरू दिन से एक ही मौका था, मैं इन चीजों पे जाता ही नहीं कि कौन अच्छा प्लेयर था कौन नहीं। आपके पास सामने स्टैट्स पड़े हुए, आप स्टैट्स देखें। आपके सामने पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है, आप वो देखें। आपके सामने पाकिस्तान की मेगा इवेंट्स में परफॉर्मेंस है, आप वो स्टैट्स चेक करें। और उसके बाद जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, वो किस हालत में है, तो आपको एक बिल्कुल एक वाज़ेह और एक क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी और आपको किसी इंडिविजुअल का नाम लेकर पूछने की जरूरत महसूस नहीं होगी कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया, क्या परफॉर्मेंस है, उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। असल चीज जो है वो है कि आपका जो इदारा है उसको मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने एग्जाम्पल दी है, हॉकी की दी है, मैं स्क्वाश की देता हूँ, कबड्डी की देता हूँ, एथलेटिक्स की देता हूँ। पाकिस्तान का जो ये ओलंपिक फेडरेशन है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यों तबाह बर्बाद का शिकार हुआ है। आपने पर्सनैलिटीज को स्ट्रॉन्ग किया, आपने इदारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जब आप वन मैन शो से इदारे चलाएंगे, चाहे कोई भी इदारा हो, क्रिकेट बोर्ड हो, हॉकी हो, कोई भी फेडरेशन हो या कोई भी इदारा हो, तो उस इदारे की तबाही आपको डेफिनेट देखनी पड़ेगी। और क्रिकेट भी उसी तरफ जा रही है कि आपने बजाय कि एस्टेब्लिश करने पे, क्योंकि आप देखें कि जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, इवन इंडिया है, न्यूजीलैंड है, वो क्यों स्ट्रॉन्ग है, वो क्यों टॉप पे हैं, वो कोई क्यों हमेशा टॉप 3, 4, 5 में रहते हैं? इस वजह से रहते हैं कि वहां पे इदारे मजबूत है, वहां पे कोई बाबर आजम नहीं है, वहां पे कोई मोहसिन नकवी नहीं है, वहां पे कोई नजम सेठी नहीं है, वहां पे कोई विकास अशरफ नहीं है, वहां पे कोई इंजमामुल हक नहीं है, वहां पे इस तरह लॉटरियां नहीं लगती हैं जिस तरह यहाँ पर लगती हैं। तो इस वजह से वहां पे उन्होंने अपने इदारों को मजबूत किया हुआ है। और फिर जिस तरह ये जो पर्सनैलिटीज होती हैं, चाहे वो प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, वो इदारे के गिर्द वो रिवॉल्व करता रहता है और उसमें से छांटी होकर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है वो उस इदारे का पार्ट एंड पार्सल बनता है। जो उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो इतना ही स्ट्रांग होता है। इदारा स्ट्रांग होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया स्ट्रांग होगा, मेरिट अच्छा होगा, जो मेरिट पे आएगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा।
जो मेरिट पे नहीं आएगा, वो चाहे एंड्रयू साइमंड्स हो, केविन पीटरसन हो या रोहित शर्मा हो, वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो बाहर होते रहते हैं। यहाँ पर एक अजीबोगरीब रोना लगाया हुआ है। भाई आपकी एवरेज देखे, 15 की एवरेज है। पाकिस्तान पिछले 5 साल में एक मेगा इवेंट नहीं जीता है। टेस्ट मैचेस ये लोग खेलते नहीं है, और आपने इनको सुपरस्टार्स और पता नहीं क्या क्या, किंग है, कोई क्वीन है, कोई शाहीन है, कोई क्या बनाया हुआ। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किधर है? अभी आप एशिया कप में खेलने जा रहे हैं, वहां पे अफगानिस्तान भी होगा। मुझे तो लग रहा है कि अब यूएई के खिलाफ भी पाकिस्तान का बहुत ही टफ एक मैच होने वाला है, और उसमें भी पाकिस्तान का जीतना मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बड़ी आपने अहम बात की है कि यूएई और अफगानिस्तान के साथ टफ मैचेस हो सकते हैं पाकिस्तान के। मैं शोएब जट साहब के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शोएब भाई मैं दोनों सवाल आपके पास लेके आऊंगा, एक जो रऊफ साहब ने नुक्ता उठाया है वो भी, और जो सवाल मैं आपके पास छोड़ कर गया था कि क्या क्रिकेट भी हॉकी के रास्ते में राह की तरफ गामजन है। जरा ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शोएब भाई, दो सवालात मैं ब्रेक से पहले आपके पास छोड़ के गया था। एक रऊफ भाई ने नुक्ता उठाया था, और एक जो है वो मैंने आपसे कहा था कि हॉकी के रास्ते पे क्या हम गामजन है। पहले सर उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए फवाद साहब, मामला ये है कि हॉकी के रास्ते पर हम गामजन हैं। इसको आपको मुझे दो चीजों से समझाना होगा। एक तो है खेल की मकबूलियत। हॉकी भी मकबूल तरीन खेल होता था, आज कोई पूछता नहीं है। दूसरा है कि उसके खिलाड़ियों का हाल सही है या इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल वो भी तबाह है। अब आज क्रिकेट में मकबूलियत जो है वो शायद इतनी जल्दी खत्म ना हो। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आपकी क्रिकेट का जो सर्कल है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ेगा, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां तो तबाहियां ही तबाहियां हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया तो उसने अपना खुद मजाक बनवाया कि पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी स्टैंडर्ड का है ही नहीं, कोई ऐसा है नहीं कि जिसको हम ए क्लास कहें, सबके सब थर्ड क्लास हैं। और इस वजह से उन्होंने उसमें जो है वो बी क्लास से शुरू किया और डी क्लास में लेके चले गए। और फिर पाकिस्तान का कप्तान जो है, यानी कि आपने शान मसूद जो टेस्ट कैप्टन है, जिसको पूरी दुनिया में टेस्ट फॉर्मेट को इज्जत दी जाती है, उसका कैप्टन डी में खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्रिकेट कहां पे जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, आप जाके ग्राउंडों को देखें, वहां पे तबाह हाली है। ठीक है, फोटो सेशन हुए, सब कुछ हुए, लेकिन आज जाके आप देखेंगे तो भूख और अफलास के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल पे जो है वो एक खबर दे दूं, बहुत सारे मीडिया वाले पता नहीं काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। पाकिस्तान में एक तो मीडिया भी कंट्रोल्ड है, स्पोर्ट्स मीडिया भी कंट्रोल्ड है, पाबंदियां लग रही हैं सहाफियों पे, मैं उसकी मदम्मत भी करता हूं। बात यह है कि आज मेरी इतलात के मुताबिक कहा गया है कि पैसे नहीं है। वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक के लिए जहाजों में सफर करते थे, उनको कहा गया है कि पैसे नहीं, अब ट्रेनों में आओ। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि दुनिया जो है वो जहाज से चांद पे जा रही है, और हम जहाज से दोबारा ट्रेन पे आ रहे हैं, ट्रेन से फिर टांगा पार्टी में आएंगे, टांगा पार्टी के बाद फिर ये होगा कि एक क्रिकेट होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं एक हॉकी होती थी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, और मुस्तकबिल जो है वो उसका यकीनी तौर पे तबाह बर्बाद है। रऊफ भाई, आप क्या कहते हैं? हम हॉकी के रास्ते पे जा रहे हैं, जिस तरीके से जो शोएब बता रहे हैं हमें कि जहाज के बजाय ट्रेन पे आना पड़ेगा, तो कल फिर कहेंगे लोकल पे आ जाओ, परसों फिर कहेंगे अपनी अपनी सवारी पे आ जाओ, और फिर उसके बाद क्रिकेट होती थी। ये शोएब ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उसी तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली आप हारना शुरू हो जाएं, जिम्बाब्वे से या बांग्लादेश से वाइट वॉश होना शुरू हो जाएं, आप आयरलैंड से हारना शुरू हो जाएं, आप अमेरिका जैसी एक नोवार टीम से हारना शुरू हो जाएं, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। और ये मेरा ख्याल है कि हॉकी से भी इनका बदतर हशर होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो ढांचा या स्ट्रक्चर या बेस खड़ी थी, वो टेप बॉल क्रिकेट पे खड़ी थी, और उस वक्त इतनी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज नहीं थी, ग्राउंड की भरमार थी, और बहुत ज्यादा बच्चे, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, और बच्चे हर वक्त गली कूचों में, आप पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर में चले जाए, आपको बच्चे टेप बॉल से क्रिकेट खेलते नजर आते थे। मगर एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, और आपने देखा है कि बहुत ज्यादा बच्चों को बड़ी अर्ली एज में ही माँ बाप ने उनको काम पे लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक हर फर्द नहीं कमाएगा, आपका रोजगार चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जो हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार की वजह से ग्राउंड आपके खत्म हो चुके हैं। तीसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नायाब मैनेजमेंट रही है पिछले 10-15 साल से अभी है, उन्होंने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश नहीं किया, ना क्लब क्रिकेट को प्रमोट करने की कोशिश की है। उन्होंने जो अपने पपेट्स थे, जिसमें साबका लेजेंड्स भी थे, आपके जो उनके दोस्त यार थे, रिश्तेदार थे, या जो मैनेजमेंट के लोग थे, उनको नवाजना शुरू कर दिया। जिसकी मिसाल आपके सामने है कि जो चैंपियंस कप लास्ट ईयर हुआ, 10 दिन का टूर्नामेंट था, उसके लिए 6 मेंटोर रखे, और एक मेंटोर को 60 लाख रुपया 1 महीना का दिया। फिर मेंटोर का हेड लगाया वाब रियाज, 60 लाख रुपया उसको दिया। तो फिर 10 दिन के बाद वो टूर्नामेंट खत्म हुआ, जो उसके टॉप परफॉर्मर थे उनको अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया।
2 कोचेस बाहर से मंगवाए, गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी, उस चैंपियंस कप को देखने के लिए। जब चैंपियंस खत्म हुआ तो उन दोनों की छुट्टी करवा दी गई और उसके बाद वो 6 महीने वो जो गिलेस्पी भी सुना नाराज गए रऊफ भाई, ये बात ठीक है जी? जैसन गिलेस्पी भी नाराज गए हैं, सुना है, ये बात ठीक है? देखिए जैसन गिलेस्पी तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट देकर गए हैं कि ये जो लोग हैं ये क्लाउन्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, ये मस्करे हैं, ये कोई क्रिकेटर या ये कोई कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, ये क्लाउन्स है। और क्लाउन्स का एक टोला है जो किसी को यहाँ पे सेटल डाउन होने नहीं देता, न ही क्रिकेट के मफादात को आगे बढ़ने देता है। ये अपने मफादात के लिए काम करते हैं और जब देखते हैं कोई दूसरा अच्छा काम करने वाला तो उसको उसकी कमर में खंजर मारते हैं और उसको सिस्टम से आउट कर देते हैं। और उनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ। फिर जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि उसके बाद अभी तक वो 6 महीने चैंपियंस कप के बाद वो जो 6 मेंटोर इन्होंने रखे थे जो 50 लाख और बेशुमार मुराद ले रहे थे, वो घर बैठ के पैसे लेते रहे और इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कोई नया काम दे। और 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कोई भी काम देने में नाकाम रहा और सिर्फ पैसे से नवाजता रहा। अब हालत ये है, इतने जब आपको आईसीसी से फंडिंग मिलती है तो हालत ये है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को, प्लेयर्स को ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है, होटलिंग के पैसे नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराने के पैसे नहीं है, क्लब क्रिकेट कराने के आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप खुद अंदाजा लगाने के ये किस तरफ जा रहे हैं। मैं रऊफ भाई जरा दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन जो आपने सवाल पिछली दफा उठाया था ब्रेक से पहले, वही मैं शोएब साहब से जवाब उसका रह गया था। शोएब भाई, यूएई और अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं क्या एशिया कप में? आपको ये सवाल अगर मुझे इजाजत दें तो मैं खुद से ये सवाल पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के लिए चैलेंज साबित होगा? ये सवाल पूछना चाहिए। जिसको अमेरिका हरा दे, जिसको जिम्बाब्वे हरा दे, बांग्लादेश जो है वो उसके खिलाफ सीरीज जीत जाए, जिसके खिलाफ वेस्ट इंडीज 30-35 सालों के बाद जो है वो सीरीज जीत जाए, उससे यूएई को क्यों डर लगेगा? एक आपको याद दहानी करा दूं, ये बांग्लादेश को हराने वाली यूएई टीम है। वो बांग्लादेश जिसने पाकिस्तान को हराया उसको यूएई हरा चुका है, तो वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा सकता? जब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को 2 बार हरा सकता है तो यूएई पाकिस्तान को 1 बार क्यों नहीं हरा सकता? और रही अफगानिस्तान की बात, आप अफगानिस्तान का स्क्वाड देखें। मैं अभी एशिया कप का इंडिया का स्क्वाड डिस्कस नहीं करना चाह रहा, बांग्लादेश का स्क्वाड डिस्कस नहीं करना चाह रहा, वो अगर आप आइंदा मौका देंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये ट्राई नेशन सीरीज में अगर आप जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपने जिस फन्ने खान को बुलाना है उसको बुला लें, लेकिन बात यह है कि आपने एक साजिश, कई साजिशें इस टीम की में जो है ना रचाई गई हैं, जिस वजह से कोई जो है आपका मुस्तकबिल तैयार नहीं हुआ। आने वाले दिनों में आपसे इस पे मजीद भी बात करूंगा। शादाब खान को आप देख लें, एक प्राइम एग्जांपल है कि जब से शादाब खान पाकिस्तान टीम में है, खुद वो बड़ा स्पिनर बन नहीं सका और उसके होते हुए कोई और स्पिनर टीम में टिक नहीं सका। ये इत्तेफाक है, ऑलराउंडर नहीं है आप, मैं अब वही बता रहा हूं। देखें ऑलराउंडर, खैर देखें शादाब खान के होते हुए आप देखें इब्रार अहमद आया, उसको नहीं टिकने दिया गया, इन आउट। उसामा मीर आया, इन आउट टिकने नहीं दिया गया। सुफियान मुकीम आया, टिकने नहीं दिया गया। उस्मान कादिर आया, टिकने नहीं दिया गया। एक लंबी फहरिस्त है। तो फिर ये अनोखा लाडला है कि सिर्फ शादाब खान को ही आप क्रिकेट देखेंगे, और वो शादाब खान जो कभी इंजरी के हाथों जो है वो बाहर बैठा होता है, कभी कंफ्यूजन का मसला हो जाता है, कभी जो है ना उसका कोई मसला हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद रिश्तेदार क्रिकेट बोर्ड में है, उसके सरपरस्त जो है वो बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं, तो उसको सरपरस्ती में पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ऐसे कई किरदार पाकिस्तान क्रिकेट में है जो यकीन करें कि वो भैंसों को जौंके लग जाती है ना, हट्टी कट्टी भैंस को भी वो खून चूस के उसको बेचारे को अधमुआ कर देती है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को अधमुआ कर दिया है, और फिर लोग कहते हैं कि यार हम तनकीद करते हैं। अगर हम ये नोहा ना पढ़े जो आपने अपने इंट्रो में कहा था, फिर हम क्या करें? फिर हमारा काम ही नहीं है कि हम नहीं। आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप पता नहीं कितने कप जीत के आ चुके हो, मेगा इवेंट्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो हम ये इस तरह की बात करें तो लोग कहें भी कि बकवास कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस ये हो कि आप बांग्लादेश से हार जाएं, जब आप जिम्बाब्वे से हार जाएं, तो फिर शोएब भाई फिर तो नोहा ही बनता है ना, फिर उसके बाद बनता कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल अगर आप जल्दी से क्विकली मुझे बताएं, मैं चाहता हूँ रऊफ साहब से भी क्लोजिंग करवा लूँ उस पर। रऊफ भाई ने जिस तरह से अभी कहा कि सोसाइटीज़ बन गई, ग्राउंड्स नहीं है, टेप बॉल क्रिकेट का बुरा हाल है, तो मुझे ये तासुर उभरा कि शायद टैलेंट पूल अब हमारे पास उतना बैकअप में नहीं है। आपने नाम बेशक बहुत सारे गिनाए के पूल में जो है वो उस्मान कादिर भी है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी, और मैं आपके ट्वीट्स में भी देखता हूं कि आप मुख्तलिफ नए आने वाले क्रिकेटर्स को जो है वो प्रमोट करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि टैलेंट पूल हमारे पास इतना मौजूद है कि हम तवक्का रखें कि यार इसको निकाल के इसको ले आएंगे तो काम ठीक हो जाएगा? मैं आज भी आपको कहता हूं, ये नहीं कि अब्दुल रऊफ मेरे साथ हैं, अब्दुल रऊफ कॉम्पिटेंट बंदा है, बायोमैकेनिक्स जानता है, क्रिकेट में खुद रगड़ा खाया हुआ है। आप ऐसे लोगों को सामने लाएं, पाकिस्तान की मट्टी
टैलेंट से जरखेज है। पांड्या ने एक बयान दिया था कि इंडिया की ABC टीम बनाए, वो किसी को भी हरा सकती है। पाकिस्तान की फ्रेश टीम फ्रेश लड़कों से लाके बनाए, वो दुनिया में किसी को भी हरा सकती है। ठीक हो गया। रऊफ भाई, आप क्या कहते हैं? आपकी गुफ्तगू से मुझे तासुर ये लगा कि इस वक्त तो टैलेंट पूल का मसला है। इस वक्त तो ये टैलेंट पूल मुस्तकबिल में भी मसले की तरह जो है वो हमारे सामने आएगा, या टैलेंट पूल का मसला नहीं है, सिलेक्शन का मसला है? देखिए, दोनों प्रॉब्लम्स है। टैलेंट पूल का इसलिए आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि एक तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर वो बेस करता था टेप बॉल क्रिकेट पे, तो उसकी शॉर्टेज हो गई है। नंबर 2, फिर क्लब क्रिकेट को एस्टेब्लिश करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कोशिश नहीं की है। क्योंकि मैं 20-25 साल एक क्लब चलाता हूँ एक छोटे से इलाके में, वहां से 10-15 लड़के पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खिलाए हैं। ठीक है, वहां पे भी मैंने कभी 25 साल क्लब चलाया, मुझे कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 रुपया तक नहीं दिया। मैं अपनी जेब से वहां पे चलाता रहा हूँ क्लब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्क्रूटनी टीम उस टाइम पे वहां पर आती थी जब इनको यहाँ पर अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए बोर्ड की जरूरत होती थी, और ये स्क्रूटनी कमेटी वहां पर भेजते थे, और ये इस तरह आते थे जिस तरह ये कोई मुल्क पता करने के लिए लॉर्ड यहाँ से आ रहे हैं, और इन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और उसके बाद 5 साल उस वोटिंग के बाद, इलेक्शन के बाद, जो चेयरमैन था वो ICC की फंडिंग पर अय्याशियां करते थे, वो और उनकी टीम। और हमारे क्लब पूरा 5 साल देखते रहते थे कि हमें शायद कोई एक बॉल ही ये लेकर दे दें, और वो भी इस काबिल नहीं थे। तो जब आप ये हालत करेंगे क्रिकेट की, तो फिर क्रिकेट कहाँ से चलेगी? फिर दूसरी चीज ये है कि ये सारा का सारा पैसा ये फजूल चीजों पे उड़ा रहे हैं। जिस तरह भी मैंने एग्जाम्पल दिया आपकी कि ये जो 6 मेंटोर रखे थे, उनको घर बिठाकर ये पैसे देते रहे हैं। फिर बाहर से जो कोचिंग स्टाफ लाते हैं, उनके साथ आगे इलिटरेट लोगों की एक टीम रख लेते हैं, जिनको पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का जो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है वो प्रमोट करता है जाहिल लोगों को, क्योंकि वो असाइनमेंट नहीं बना सकते, मगर उसके बावजूद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 उनको करवाया जाता है। और फिर उनको उन जो बाहर से टॉप क्लास कोचेज आते हैं उनके सामने ला के रख दिया जाता है। वो सीखते तो कुछ नहीं है, बस पैसे बनाते हैं। फिर उसका फॉल आउट ये होता है जो आपने टैलेंट पूल की बात की है। अगर टैलेंट पूल आपके पास आ भी जाए, फर्ज किया मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पीछे फास्ट बॉलर कई आए, तानुल्लाह था, मूसा खान था, और कई ये अपना नसीम शाह है, शाहीन अफरीदी, ये 150 पेस के बॉलर थे। किसी की पेस कट ऑफ होके 160 से 130 तक रह गई है। किसी की इन्होंने इंजरी के छोटे से बायोमैकेनिक ठीक करवाने थे, और उसके 3 ऑपरेशन करवा के उसका क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। खुरम जो शहजाद है, अभी टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान से खेल रहा है, पिछले 8 साल से मैं इसको जानता हूँ, रॉन्ग बायोमैकेनिक के साथ बॉलिंग कर रहा है, और अभी तक उसी तरीके से डिलीवर कर रहा है। तो ये कॉम्पिटेंसी का लेवल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का। बुनियादी तौर पर हम अपने पास आने वाले टैलेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। रऊफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ। मैं ज़रूर आप दोनों भाइयों के साथ एक तफसीली प्रोग्राम ज़रूर डिज़ाइन करूँगा कि जिसमें पूरे 30-35 मिनट जो है वो हम क्रिकेट के वाले से बात करें। आज थोड़ा सा वक्त कम था क्योंकि KPK के अंदर सैलाब की बड़ी तबाहकारियाँ हैं। इमरान अरशद साहब हमारे जो है वो सीनियर एंकर हैं, वो वहाँ मौजूद थे। ज़रा उनसे ब्रेक के बाद हाल हवाल लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अब भी उन इलाकों में मौजूद हैं KPK के जो सैलाब से शदीद मुतासर हुए। इमरान साहब, क्या देखा आपने KPK उन इलाकों के अंदर ख़ास तौर पर कि जहाँ सैलाब बड़ी तबाहकारियाँ लाया? हम यहाँ पर तस्वीरें देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, फुटेजेस देखते हैं। ज़ाहिर है कि आपने खुद प्रोग्राम वहाँ पर एक सुना सीरीज़ पूरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक ऑब्जर्व किया, क्योंकि आप तो डिजास्टर वाले एरियाज में पहले जाने का तजर्बा भी रखते हैं? फवाद भाई, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इट इज वेरी फर्स्ट टाइम कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नोवेयर। लेट मी से इट वेरी क्लियरली, पहली दफा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी एग्जिस्टेंस ना होने के बराबर। क्या कह रहे हैं आप? ये मैं सुनना दोबारा चाहूंगा, क्योंकि मैं एक मिनट इमरान भाई, मैं आपको कत्ता कलामी की माजरत, लेकिन मैंने जिससे भी बात की, मैं नाम यहाँ पे कोट कर देता हूँ, तर्जुमान है अली अमीन गंडापुर साहब के। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए मरियम नवाज, वो कौन होती है हमें इमदाद देने वाली, हमें नहीं चाहिए, उसके खून की ज़रूरत नहीं है। ये पिछले हफ्ते की बात है। और अली अमीन गंडापुर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम खुद कर लेंगे, सरप्लस बजट है हमारे पास। आप ये कहते हैं कि जी नजर नहीं आती। आप किन इलाकों की बात कर रहे हैं? आप कहीं KPK से बाहर तो नहीं चले गए अफगानिस्तान की तरफ? मैं अर्ज कर देता हूं, मैं नाम लेकर बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे फवाद भाई। स्पॉट विजिट करने के बाद कहानी बहुत डिफरेंट नजर आती है। तमाम लोग सियासत कर रहे हैं, तमाम लोगों ने अवाम को अबंडन किया है। मैं बात कर रहा हूं बुनेर की। बुनेर का इलाका है बिशुनाई। बिशुनाई पहला इलाका है जहां पर ये हादसे के हवाले से इत्तलात आई हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, पहले कुछ घंटे पता ही नहीं चला कि हादसा हुआ कहां है और हुआ क्या है।
कुछ घंटे पता ही नहीं चला। बिशनोई के नीचे एक बाजार है, पीर बाबा बाजार के नाम से मशहूर है। ये तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का फासला है। पीर बाबा बाजार अचानक से दिन के टाइम पानी का लेवल ऊपर आता है और 40 फुट के करीब बड़ी लहर जो है वो आती है और आकर बाजार को हिट करती है। समझ नहीं आई पीछे क्या हुआ है, चंद घंटे बाद समझ आई। अब पीर बाबा बाजार फिर भी बच गया, लेकिन बिशनोई गांव जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया हुआ है। वहां पर मैं अगर जुबानी आपको बताऊं, समझने और देखने में बहुत फर्क है। 40-40 फुट बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और जिस जगह आप पांव जाकर रखते हैं तो कोई ना कोई शख्स आता है, वो कहता है भाई जहां आप खड़े में यहां नीचे मेरा 2 मंजिला घर है। ये कब्जे नहीं थे, ये उनके लैंड रिकॉर्ड में मौजूद जगहों पर उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। अब ये तो हो गया। बिशनोई वाहिद जगह है जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुई है। यहां फिर भी इमदाद पहुंच रही है, यहां फिर भी पानी मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल इसी के साथ एक और इलाका है जहां इससे बड़ी तबाही हुई है। कदर नगर इसका नाम है। कदर नगर में 24 जनाजे एक घर से उठे हैं और लिटरली पीपल डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए। कदर नगर से बिल्कुल ऊपर आर्मी की कुछ इंस्टॉलेशंस थी। दे पीपल आर डूइंग वर्क देयर, वो रास्ते खोल रहे हैं, उनके हैवी मशीनरी वहां पर मौजूद है। बट लेट मी से इट वेरी क्लियरली, केपी गवर्नमेंट इज नोवेयर। पानी, खुराक, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, JUIF जो है फिर भी काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। अल-खिदमत बेहतरीन काम कर रही है, मिनहाज फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रही है। अगर फिक्स्ड है, अगर इन फलाही इदारों को निकाल दिया जाए तो याद रखिएगा, वफाकी हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, ये इतना सा काम कर रहे हैं और इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं। इमरान साहब, आप क्योंकि आपका एक खास जॉनरा है प्रोग्राम का, तो आपने ज़रूर ये इन्वेस्टिगेट किया होगा कि जो हम बात आसानी के साथ कर रहे हैं कि टिम्बर माफिया थी, जंगलात काटे गए, क्या आपने इस एंगल पे सोचा कि ये सिर्फ कुदरती आफत थी या इस आफत को दावत दी गई थी अपने किसी इंसानी अमल के जरिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि टिम्बर माफिया? फवाद भाई, मैंने इसको इन्वेस्टिगेट भी किया, विटनेस भी किया, हमने चीजें हाथों से देखी, हाथों से हाथ लगाकर उनको फील किया, आंखों से देखा है, हमने रिकॉर्ड किए हैं, हमने पहाड़ खाए हैं। यहां पर जिस बंदे से बात करते हैं वो अली अमीन गंडापुर का नाम लेता है। वो कहता है ये पहाड़ खाने वाले लोग हैं, ये पहाड़ खा गए हैं, इनकी बगलों में बैठे हुए पहाड़ खाने वाले लोग, पत्थर के चक्कर में। टिम्बर माफिया इनकी मुआवनत के साथ, इनकी मदद के साथ चलते हैं, ये उनको प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं फवाद भाई, ये जिस हल्के में कौमी असम्बली का एक हल्का है, पूरा बुनेर जो है ये एक हल्के पर मुश्तमिल है। और यहां पर आपको पता है मैंने कौन है? चेयरमैन PTI। यस, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर यहां पर MNA है। 1 लाख वोट लोगों ने इन्हें दिए हैं। ये यहां पर आए हैं, लोगों से आके मिले हैं और लोगों से 2 दिन आए हैं, यहां पे लोगों से आके मुलाकातें की हैं खाली हाथ। और वजीर आला KP कहते हैं कि जी हम वहां पर खर्च करेंगे। भाई कब करोगे? लोगों को इस टाइम रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, वहां पर हैवी मशीनरी की जरूरत है। क्या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के पास कोई मशीनरी मौजूद नहीं है? 2-2, 3-3 एक्सकेवेटर्स चल रहे हैं, बस दैट्स इट। मैं आपको बताता हूं, सुनते जाइएगा। बिशनोई रिपोर्ट्स में आया, खबरों में आया, हर शख्स वहां पर पहुंचा, फलाही इदारों से ताल्लुक रखने वाला, उन्होंने वहां पानी पहुंचाया, खुराक पहुंचाई, मेडिकल कैंप्स लगाए। KP गवर्नमेंट रेस्क्यू 1122 उनका वाहिद इदारा है जो काम कर रहा है, लेकिन जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं इमरान भाई हमारे पास मशीनरी नहीं है। देखिए, अगर पहाड़ पर आप एक्सकेवेटर नहीं ले जा सकते तो आप हैंड कैरी करके मशीनरी, छोटी मशीन ले जा सकते हैं, पत्थर तोड़ने वाली नहीं लेकर गए। पूरा बिशनोई गांव पत्थर के नीचे पड़ा हुआ है। ख्वातीन अपने घरों में जो थी वो घरों में महसूर हैं, जो बाहर थी वो अपने घर वापस नहीं जा सकती। आज भी 8वां दिन है इस हादसे को, कल जुमा था, 7 दिन पूरे हो गए, आज 8वां दिन है। सिचुएशन ये है कि नीचे एक घर है, उन्होंने पनाह दी हुई है 40-45 खानदानों की ख्वातीन को, वो संभाल रहे हैं। कदर नगर चले जाते हैं, कदर नगर में सिचुएशन ये है कि 24 जनाजे एक घर से उठे हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। वहां पर वो इतने गैरतमंद लोग हैं, उनसे जब आप बात करते हैं फवाद भाई, किसी बंदे की आंख में मैंने आंसू नहीं देखा।
एक बच्चा है, उसने अपना पूरा खानदान गवा दिया, छोटा सा बच्चा है। आई मेट हिम, मैंने उससे पूछा बेटा क्या कर सकते हैं? उसने कहा कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसे लोग आके पानी देते हैं, उसे खाना देते हैं, कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। गवर्नमेंट नहीं है उसकी सिर्फ एक चीज, वो कहता है मुझे मेरा घर वापस दे दो, जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहा करता था जो बह गई है, मेरा बाप यहाँ रहता था जो बह गया हुआ है। आगे चलते हैं जी। एक इलाका है जी कोट चकदरा, गोकंद कोट चकदरा। आप इमेजिन करें, आज भी वहां पहुंचने के लिए बताया जा रहा है 2 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। आज मैंने वहां जाना था, गोकंद कोट चकदरा, लेकिन अभी घंटे बाद हम वहां के लिए निकलेंगे। 2 घंटे पैदल मार्च करना पड़ेगा। वहां कोई फलाही इदारा भी मदद नहीं पहुंचा पा रहा। ये आप केपीके की सूरत-ए-हाल बता रहे हैं, ये अफगानिस्तान की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल जी। कल्याल है एक जगह, कलील, पीर बाबा बाजार के हालात सुन लें जी। पीर बाबा बाजार में करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। वहां पर माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वाले सिख बरादरी है, उनके वहां पर इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं मुसलमानों की। ये इतनी मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं आपस में कि इनका कोई इख्तलाफ नहीं है। वाहिद जमात में इसको शाबाश देना चाहूंगा, JUIF सर 4000 तलबा इन्होंने बुलवाए हैं परसों, और हमने उसको विटनेस किया है। इन तलबा ने सिखों की दुकानें धोई हैं, मुसलमानों की दुकानें धोई हैं, घर वालों की मौजूदगी में घर धोए हैं। और कल पहली रात थी जब लोग अपने घरों में सोए हैं। अदरवाइज एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद ऐसा हुआ है। अच्छा इमरान भाई, मेरे पास आखिरी एक मिनट रह गया। मैं चाह रहा था कि आप मुझे सिर्फ ये बता सकें कि जिन इलाकों का आप तस्करा कर रहे हैं, जो इलाके मुतासर हैं, यहाँ मामूलात जिंदगी कभी शुरू हो पाएंगे, क्या आपको लगता है? अच्छा, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, मुझे नहीं लगता बिशनोई गांव कभी दोबारा माजी की तरह आबाद हो पाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट की विल नहीं है। वहां पर लाखों की तादाद में पत्थर पड़े हुए हैं। जाहिर है वहां पर रास्ता तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो माजी की तरह कभी आबाद होगा। कदर नगर पर आ जाते हैं। मुझे कदर नगर के हवाले से भी डाउट्स हैं। बिशनोई के हवाले से मैं क्लियर हूं, कदर नगर के हवाले से डाउट्स हैं। बाकी गोकंद कोट चकदरा में जाऊंगा तो इंशाल्लाह अजीज वहां के हवाले से बता सकूंगा। पीर बाबा बाजार बहाल हो गया हुआ है, फलाही इदारों ने और JUIF ने ये काम किए और अल्लाह उनको राजी रखे। और बुनेर का इलाका जो कलील है, उसके हवाले से भी है कि वहां पर इंशाल्लाह लाइफ एक्टिविटी जल्दी शुरू हो जाएगी, महीने 1.5 के अंदर। ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैंने विटनेस की, इसमें मैं गलत हो सकता हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अफसोस के मामलात और सूरत हाल है कि बहुत से गांव ऐसे हैं, मैं इमरान साहब से पहले भी बात कर चुका हूँ, कि जहाँ शायद ज़िंदगी अब दोबारा शुरू न हो सके। अल्लाह ताला लोगों के मामलात को, हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाए, कोई रास्ता ऐसा निकाले कि लोग अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकें। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।